गोलियां चल रही हैं, ये आप देख रहे हैं, महिलाएं भाग रही हैं, इतनी फायरिंग हो रही है, महिलाओं की जान जा रही है, पुरुषों की जान जा रही है, सिर्फ जो हिजाब के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। पुलिस ले लीजिए जरा, ये देखिए एक महिला जिसे गोली लगी है जो गिर गई सड़क पर। पुलिस ले लीजिए, एम्बुलेंस बढ़ाइए इसका। ये आप देख रहे हैं महिला को जो सड़क पर लेटी हुई है। अगली तस्वीर दिखाई दे। ये आप देख रहे हैं महिला जिसकी मौत हो गई प्रोटेस्ट में, वहां महिलाएं पहुंची है शोक व्यक्त करने और वहां भी अपने बाल काट रही है। देखिए जरा, हिजाब उतारने के लिए ये प्रदर्शन हो रहे हैं। जिन महिलाओं की मौत हुई, जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनके आखिरी वक्त में भी जो प्रदर्शन हो रहा है वहां भी महिलाएं देखिए अपने बाल काट रही हैं। तो सवाल यह है, ईरान में हिजाब का विरोध हो रहा है, लेकिन इस विरोध के बीच आपको बताऊं कितनी जाने गई है ईरान में, कितने लोगों की मौत हो गई है अब तक हिजाब के विरोध में। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है, हिजाब पहनने को लेकर लड़ाई हो रही है जो अदालत में है, लेकिन ईरान में उतारने पर मौतें हो गई। क्या हम उसी तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं? आज नहीं कल हमारे यहां जो हिजाब पहनने की लड़ाई लड़ रही है, अब से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या यही हिजाब उतारने के लिए लड़ाई करेंगी? 4 सप्ताह से प्रदर्शन जारी है। आपको बताऊं 50 शहरों में ईरान में जोरदार प्रदर्शन हुआ। सरकार का दावा है 50 लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक 154 लोग मारे गए हैं। पुलिस की फायरिंग से 5 लोगों की मौत हुई है, इनमें 2 लड़के और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस मौत की खबर को खारिज कर रही है। 80 से ज्यादा लोग फायरिंग में घायल हुए हैं। 5000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। कई शहरों में इंटरनेट सेवाएं ठप हैं और स्कूल, कॉलेज और दुकानें बंद हैं। फिर भी सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अब तक ईरान सरकार ने अमेरिका पर आरोप लगाए हैं कि अमेरिका पर लोगों को भड़काने का इल्जाम लगाया जा रहा है। आखिर अमेरिका को करारा जवाब देने की धमकी दी गई है। आइए मैं आपको दिखाता हूं ये जो प्रदर्शन है जो ईरान से शुरू हुआ हिजाब के खिलाफ पूरी दुनिया में फैल गया। देखिए मैप आपके सामने आ गया है। कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहा है, वॉल पे दीजिए जरा, कहां कहां प्रोटेस्ट हो रहा है ये आप देख रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, इंग्लैंड, फ्रांस, स्वीडन, पोलैंड, अफगानिस्तान, इटली, इन जगहों तक हिजाब के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आइए अब आपको दिखाता हूं प्रोटेस्ट की तस्वीरें। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये रोम की है। पुलिस ले लीजिए जरा, रोम में एम्बियंस बढ़ाइए, रोम में प्रोटेस्ट हो रहा है। न सिर्फ रोम में, आपको दुनिया के अलग अलग शहरों तक जो प्रोटेस्ट पहुंचा। एक और तस्वीर आई आपको दिखाने जा रहा हूं मैं। ये प्रोटेस्ट अमेरिका में हो रहा है, स्वीडन में हो रहा है। पेरिस की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां भी किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है ये देखिए जरा। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ईरान की महिलाओं के समर्थन में लोग निकले हैं, महिलाएं अपने बाल काट रही हैं। ये तस्वीर पेरिस की मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, रोम में देखिए। ये स्वीडन की तस्वीर, स्वीडन के पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं ईरान की महिलाओं के समर्थन में पार्लियामेंट में देखिए किस तरह से बाल काट दिए। ये आप देख रहे हैं। अब देखिए आपको बताता हूं कहां कहां दरअसल हिजाब बैन है दुनिया में। देखिए ये वो देश है जहां हिजाब पर पाबंदी है। नॉर्वे, बेल्जियम, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड्स, अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, जर्मनी और रूस, यहां हिजाब बैन है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूं, जिस बात का डर सभी को है, जो ईरान में हालात है, क्या कल यही हालात हिंदुस्तान में नहीं हो जाएंगे अगर हिजाब की इजाजत दे दी गई? सोचने वाली बात है। और अगर जिनको लगता है ऐसा नहीं होगा, उन्हें यह भी सोचना पड़ेगा तो फिर आज ईरान में ऐसा क्यों हो रहा? दुनिया भर में हिजाब पर हाहाकार है। 15 देशों में हिजाब पहनने पर पाबंदी है। कई और देश हिजाब पर पाबंदी की तैयारी में है, लेकिन दुनिया में ईरान जैसा मुल्क भी है, सोचिए, जो धर्म के नाम पर महिलाओं के खिलाफ तमाम बंदिशें थोपने से परहेज नहीं करते। उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं। इनके सारे नियम, कायदे, कानून महिलाओं के खिलाफ होते हैं। लेकिन अब वक्त बदल गया है, इन मुल्कों में भी आवाजें उठने लगी। ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन इसी बात के संकेत है कि ईरान में करीब 4 हफ्ते से महिलाएं सड़कों पर हैं। पुलिस से सीधा टकराव हो रहा है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी आंदोलन थम नहीं रहा। ऐसे में इस बात का अंदेशा भी होने लगा है कि हिंदुस्तान में जो महिलाएं आज हिजाब, नकाब, बुर्के का समर्थन कर रही हैं, एक वक्त के बाद कहीं उनके हालात भी ईरान की महिलाओं जैसे ना हो जाए। और ऐसा ना हो जाए कि हिजाब, नकाब और बुर्के से आजादी के लिए उन्हें भी इसी तरह सड़कों पर उतरना पड़े। क्योंकि जो परंपरा एक बार शुरू हो जाती है, उस पर धर्म की ऐसी चाशनी चढ़ाई जाती है कि फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि ईरान में आज हो रहा है। क्योंकि दुनिया जानती है कि 4 दशक पहले तक ईरान उदारवादी देश था, प्रगति के पथ पर तेजी से दौड़ रहा था। महिलाओं को पढ़ाई लिखाई, घूमने फिरने की आजादी थी, अपनी पसंद के कपड़े पहनने की और अपने फैसले खुद लेने की आजादी थी। लेकिन जैसे जैसे ईरान में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ा, ये महिलाएं उनके चंगुल में फंसती चली गई और अब खुली हवा में सांस लेने के लिए इन्हें सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वैसे भी हिजाब का मजहब से कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि हिजाब की शुरुआत मजहब के हिसाब से नहीं, मौलानाओं के हिसाब से हुई, बल्कि महिलाओं की जरूरतों के हिसाब से हुई थी। धूप बारिश धूल से बचने के लिए इस्तेमाल शुरू हुआ। उस दौर में सऊदी अरब जैसे देश में इस्लाम से पहले इसका प्रचलन था। स्टाइलिश होने की वजह से इसका तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। दुनिया भर की मुस्लिम महिलाओं ने इसे अपनाया, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने धर्म के साथ इसे जोड़ दिया और महिलाओं को इसे पहनने के लिए मजबूर कर दिया, और ऐसा धर्म का मुलम्मा चढ़ाया है कि इससे निकलना अब नामुमकिन सा हो गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, आईएस के घर से कैश ही कैश बरामद हुआ है। ये आईएस कौन है, इनसे तारुफ कराएंगे। पहले तस्वीर देखिए जरा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड की थी, विजुअल प्ले कीजिए। ये आप देख रहे हैं, ये है कैश जो आईएस के घर से बरामद हुआ है। ये कैश, ये काली कमाई आईएस ने कैसे बनाई और कैसे जोड़ी, आपको बताते हैं। तस्वीर दिखाता हूं आईएस की, कौन है वो आईएस, तस्वीर दिखाई। ये है आईएस समीर बिश्नोई नाम है। इनके घर पर रेड पड़ी और उसके बाद अगली तस्वीर दिखाई जरा। इनके घर पर जो रेड हुई है वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये है रानू, ये है जिलाधिकारी, इनके यहां भी रेड हुई है। आईएस समीर बिश्नोई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रानू, अगली तस्वीर दिखाइए, जो डीएम है उनके घर पर रेड हुई तो घर को सील कर दिया है क्योंकि रानू साहू घर पर नहीं मिली। आइए मैं आपको दिखाता हूं उसके बाद कैसे आईएएस को कोर्ट में पेश किया गया, और कोर्ट में पेशी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आईएएस समीर बिश्नोई की पेशी हुई है और उसके बाद उन्हें रिमांड पर लिया है ईडी की टीम ने। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कितना माल मिला है आईएएस के घर से, कैसे कोयले से पैसा कमा रहे थे आईएएस। अब जरा देखिए, एक आईएएस के घर से करोड़ों मिले, कैसे कोयला, ये देखिए कोयला निकाल रही मशीन और पैसा गिर रहा है। कोयले से आईएएस ने पैसा कमाया, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी का एक्शन हुआ आईएएस पर। छत्तीसगढ़ में कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। आईएएस समीर बिश्नोई की आवाज से 4 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ये आईएएस साहब इसी तरह कोयले निकाल रहे थे और कोयला जब गिर रहा था तो पैसे में तब्दील हो रहा था। लाखों की ज्वेलरी समेत कई दस्तावेज बरामद हुए इनसे। मंगलवार सुबह 5 बजे शुरू हुई थी इन पर कार्रवाई। ईडी ने 12 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा इनके। आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इंद्रमणि समूह के सुनील अग्रवाल भी गिरफ्तार हुए हैं। कोयले की खदानों से कमीशन लेने का मामला, इन पर 25 रुपए प्रति टन कमीशन लेने का आरोप है। ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई से पूछताछ की है। वसूली का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ तक हो सकता है। जांच के बाद 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा। इसमें शराब, रेत की वसूली भी शामिल है। उसके जुड़ने के बाद आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। कुछ बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है और बड़े राजनेता, नौकरशाह शामिल हो सकते हैं। राजगढ़ की जिला अधिकारी के सरकारी आवास पर भी छापा पड़ा है। मौके पर मौजूद नहीं थी जिलाधिकारी रानू साहू, और ईडी ने सरकारी आवास को उनके सील कर दिया है। रानू साहू को अब ईडी के सामने पेश होना होगा। अब आपके लिए अच्छी खबर, अगर ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं तो अब उड़ने वाली कार आ गई। ये उड़ने वाली कार ट्रैफिक जाम की समस्या से बचाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ी ठीक इस तरह से उड़ेगी, और अगर गाड़ियों का जाम लगा है, जल्दी जाना है तो आप उड़ान भरकर भी जा सकते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। आ गई आपके सपने की कार, आप भी भरेंगे हवा में उड़ान। आपका भी सपना होगा कि आपकी कार हवा में उड़ सके, लेकिन अब यह सपना जल्द सच होने वाला है और इसकी गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। दुबई में आपके सपने की असली उड़ान है, जहां कार अब आसमान में चलने की तैयारी कर रही है और इसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप हवा में उड़ती कार में सफर कर पाएंगे। घर से ऑफिस तक अब आप आसमान में उड़कर पहुंच पाएंगे। बस टैक्सी बुलाइए और हवा में उड़कर दफ्तर पहुंच जाइए। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं जो उड़ने वाली कार है इसकी क्या खासियत होगी। ये आपके सामने आ गई है ये कार जो अब उड़ेगी हवा में। दुबई में कार का बहुत सफल ट्रायल हुआ है। अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए तो ये कार आपको उड़ा कर ले जाएगी। कार ने 90 मिनट तक उड़ान भरी है। अधिकतम स्पीड इसकी 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इंटेलिजेंस फ्लाइट कंट्रोल कार में लगा हुआ है बाकायदा। 500 किलो वजन तक ये ले जा सकती है अपने साथ। ये पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक कार है। फ्लाइंग कार में कार्बन उत्सर्जन दरअसल नहीं होता है। प्रीमियम कार्बन फाइबर से बनी हुई ये कार है और फ्लाइंग कार टैक्सी के तौर पर बनाई गई है। इस कार में 2 लोगों के बैठने की सुविधा भी होगी। कम ऊंचाई वाले शहरों के लिए बनी है ये गाड़ी और दुनिया की पहली उड़ने वाली इलेक्ट्रिक कार भी है। ग्लोबल मार्केट में कार की लॉन्चिंग की तैयारी हो रही है तो आपकी एक टेंशन खत्म हो गई ट्रैफिक जाम में फंसने की। दुबई में इसका ट्रायल पूरी तरह से सफलता से हुआ। तो एक परेशानी से तो आपको हल मिल गया कि अब ट्रैफिक की समस्या से आप बच सकेंगे। जहां वक्त पर पहुंचना है उतने वक्त में पहुंच सकेंगे। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं इस गाड़ी के आखिर फायदे क्या है। देखिए इस गाड़ी का फायदा,
ऑफिस या घर जाना आसान हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी, ट्रैवलिंग का एक और रास्ता बनेगा। अब तक सड़क से जाते थे, अब उड़कर भी जा सकते हैं। हवाई सफर से समय भी कम लगेगा, ट्रैफिक में फंसेंगे नहीं। ट्रांसपोर्ट के कारोबार में भी इजाफा होगा इससे। रोड पर ट्रैफिक का बोझ कम होगा क्योंकि गाड़ियां बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। टैक्सी होने से पार्किंग झंझट भी नहीं होगा और प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी। इलेक्ट्रिक कार है ये, प्रदूषण की समस्या से भी निजात मिलेगी, पॉल्यूशन भी कम होगा। ये सारे फायदे होंगे इस उड़ने वाली गाड़ी से। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर है। पाकिस्तान में बाढ़ आई थी पिछले दिनों और इतनी बाढ़ आई, इतनी तबाही मचाई, सैकड़ों जानें चली गई और बाढ़ के लिए जो चंदा इकट्ठा किया था पाकिस्तान के नेताओं ने, खबर ये वो सब खा गए। देखिए जरा, बाढ़ का पैसा भी जो दूसरे देशों से आया था वो खा गए। यूनाइटेड नेशंस ने $816 मिलियन दिया था, वो खा गए। एशियन बैंक ने $2.3 बिलियन दिया था, वो भी हजम कर गए। वर्ल्ड बैंक ने $2 बिलियन दिए थे, वो भी लोगों तक नहीं पहुंचा। अमेरिका ने $66 मिलियन दिए थे, वो भी लोगों को राहत के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। यूरोपियन यूनियन ने 30 मिलियन यूरो दिए थे पाकिस्तान को। जर्मनी ने 10 मिलियन यूरो दिए थे और यह वो पैसा था जो पाकिस्तान को दिया गया था। बाढ़ आपदा पर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की। बाढ़ के फंड में भ्रष्टाचार के आरोप लगे पाकिस्तान पर। राहत सामग्री में लूट की खबरें भी आई। उस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर अमेरिका ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी और इन सब के बावजूद अब अमेरिका ने पाकिस्तान से जवाब मांगा है कि आखिर जो पैसा दिया था वो कहां गया। अमेरिकी विदेश विभाग का यह सख्त बयान सामने आया। अमेरिका के पैसों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाढ़ प्रभावितों तक मदद नहीं पहुंची है, ये नेता खा गए। अमेरिका इसकी पूरी जांच करेगा। दान के पैसों में गड़बड़ी पर दुनिया भर में किरकिरी हो रही है।